नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में नए चेहरे की। आपका शॉट बीजेपी टेंशन नॉट। तो आपका शॉट बीजेपी टेंशन नॉट। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव से पहले कई घोषणाएं और ऐलान करने में लगी है। और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र देने के साथ ही चुनाव से पहले जीत की संजीवनी देने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में एक बड़ा ऐलान भी किया। दरअसल केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। साथ ही रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी की ताकत का भी अन्य राजनीतिक दलों को एहसास कराया है। सवाल यह है कि क्या आप पार्टी उत्तराखंड में भी दिल्ली जैसा कमाल कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। यही वजह है कि चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देहरादून में एक रोड शो भी किया गया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक ऐलान से अन्य राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता बाहर से आम आदमी पार्टी को एक खतरा न होने की बात कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि जिस पार्टी का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं, उससे बीजेपी को कोई टेंशन नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अभी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का अंदाजा नहीं है और न ही उनका कोई अस्तित्व उत्तराखंड में है। बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम करें सभी लोग यहाँ। मैंने पहले कहा आपको कि जिस भी पार्टी का यहाँ पे ना प्रधान है, ना क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ना जिला पंचायत सदस्य है, ना विधायक है, अब उनका कुछ भी बोलने में कुछ जा तो नहीं रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि पहले भी अरविंद केजरीवाल जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने कर्नल कोठियाल का ही चेहरा घोषित किया था। अब आज वो कुछ भी करे, ये देखिए, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। आपको किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको चेहरा लेके जाना है। बट एक बात स्पष्ट यहाँ करना चाहूँगी कि कर्नल कोठियाल का चेहरा हो या किसी का भी चेहरा हो, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व उत्तराखंड में नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जितनी बार भी उत्तराखंड आए हैं, सिर्फ देहरादून ही आए हैं। अगर देहरादून के अलावा उनको नहीं पता कि उत्तराखंड में और भी कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तराखंड में फिर उनकी जो ज़मीन तलाशने की कोशिश है वो नाकामयाब होने वाली है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में तो हलचल बढ़ा ही दी है। हालांकि अभी 2022 में आप पार्टी कितना कमाल कर दिखाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले आप पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाए जाने समेत अन्य घोषणाओं से अन्य दलों में दबाव तो बढ़ ही गया है। बहरहाल देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या उत्तराखंड में दिल्ली जैसा कमाल कर पाएगी या नहीं।
देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आपका शॉर्ट बीजेपी टेंशन नॉट, इस पर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज उत्तराखंड पहुंचे और बड़ी घोषणा की। केजरीवाल में आप में शामिल हो रहे चुके कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी का उत्तराखंड का अगला सीएम चेहरा बताया। इसके बाद कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नव निर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती है वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा कि जिसके जरिए आप गवर्नेंस के अंदर घुस सको, सरकार के अंदर घुस सको और उसके बाद एक इफेक्टिव मॉडल बनाओ जो कि 21 साल पहले 20 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग बना था तो सबकी ना कल्पना थी। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, ना मेरे को उस तरीके की पॉलिटिक्स आती है कि किस प्रकार से एक आज की जो परिभाषा है राजनेता की वो चलनी चाहिए जाएगी, जिसमें से एक थी कि बिजली बगैर पेमेंट के होगी, आज तक नहीं मिली है। तो हमको तो लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आप हमें फ्री के नहीं हमारे अधिकार की बिजली दिलवा रहे हो। जब यहाँ से बिजली के जब रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए और कुछ लोगों को कॉल करी गई आप बताइए, तो कहते हैं कि वैसे तो ना हमारे घर में 300 यूनिट नहीं 180 यूनिट ही लगती है बिजली की, लेकिन आप हमें 300 यूनिट इसलिए दोगे क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में घर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आसपास जंगल होते हैं। आध्यात्मिक कैपिटल बनेगी हिंदुओं की उत्तराखंड, कितना फर्क आएगा। आज चार धाम की यात्रा से एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। चारधाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। वो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड से निकल करके और केरला में फेमस हो गया है वो सारे के सारे यहाँ के पहाड़ों में आएगा और इसकी तो ना ताकत ही एक अलग बन जाएगी। तो साफ तौर पे आपने सुना कर्नल अजय कोठियाल ने क्या बातें कही और अपने बारे में भी साफ तौर पे बताया और हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी साफ तौर पे बताया। हमारे साथ गेस्ट जुड़े, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हनी पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुजाता पॉल कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन प्रशाली आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र रावत राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे सबसे पहले गजेंद्र जी के पास चलते हैं। गजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने अपने जो चेहरे का सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है और किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड में आने वाला विधानसभा और तमाम जो सियासी गर्मी इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप गजेंद्र जी? अरे चैनल वालों इसकी आवाज तेज करो। गजेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यहाँ कोई आवाज नहीं पहुंच रही। गजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बहुत हल्के। आवाज बढ़ाओ। शायद मुझे लग रहा है गजेंद्र जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ नवीन प्रशाली जी, आप नेता भी है। नवीन प्रशाली जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल आज जिसे कह सकते हैं दिल्ली दौरे पर हैं और जिसे कह सकते हैं अजय कोठियाल का जो चेहरा है सीएम के चेहरे के तौर पर सामने रखा है, फिलहाल क्या कहेंगे आप? जी,
आपको लगभग 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल जी का नाम 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम चेहरे के तौर पर जनता जनार्दन के दरबार में प्रस्तावित किया था और लगभग 1 महीने में जनता की जो राय आई वो बहुत अच्छी राय आई और कर्नल कोठियाल जी के पक्ष में आई, जिसे आज हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित किया। उसके बाद उनका एक रोड शो जो माननीय स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो जब अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता उनके पीछे जा रहे थे। तो बहुत अच्छा रोड शो एक निकला, जिससे आज पूरे उत्तराखंड में चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में है, जनता का प्यार समर्थन मिल रहा है और जनता जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रही है, इससे जनता के रुख से साफ प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी आज एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए। जी, हमारे साथ हनी पाठक जी भी। हनी पाठक जी, क्या कहेंगे? आप आम आदमी पार्टी ने शॉट लगा दिया है, अब बीजेपी का को टेंशन तो नहीं हो रही है? हनी पाठक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हो, शायद म्यूट हो गया है, मैं चाहूंगा उसे अनम्यूट कर दें। हाँ, अनम्यूट किया है मैंने, लेकिन आपके वहां से आवाज बहुत कम आ रही है। जी, आपकी आवाज साफ आ रही है, बोले आप। हाँ, ये आपने क्या सवाल किया, दोबारा पूछे जरा, ये आवाज कम आ रही है। मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हर पार्टी को अपने अपने चेहरे में, अपने अपने पार्टी में चेहरे का ऐलान करने की पूरी आजादी है। जो ये चेहरा ऐलान करते हैं वो करे। वो तो जनता जनार्दन सब जानती आई है, जानती रहेगी, आगे रिजल्ट तो देखने को मिलेगा। हमारे बीजेपी में, कांग्रेस में, किसी में भी हर आदमी को अपना चेहरा पेश करने का पूरा अधिकार है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब पता लगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं तो उनको यही कहा कि पूरा स्वागत है, आइए। तो आए, वो जिसका ऐलान करके जाना चाहते हैं जाए, वो तो जनता जनार्दन इनको बता देगी 6-7 महीने बाद ही कि क्या इसका असर हो रहा है। सुजाता पॉल जी, आप क्या कहेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देश लोकतांत्रिक प्रणाली है और संविधान अधिकार देता है कि हर पार्टी जो जी में आए वो करे, जब तक वो तर्क संगत और न्याय संगत रहे। तो अगर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करी है तो ठीक है, वो उनका देखने का, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन मजेदार बात ये सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री चेहरा कितना मजेदार है। वो कल ट्वीट करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है अरविंद जी, आप जो भी घोषणा करेंगे यकीनन वो उत्तराखंड के हक में होगी। मतलब मुख्यमंत्री चेहरे को यही नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री चेहरा है। तो मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता कह रही थी, मैं उनसे पूरी तरह से इस बात पे सहमत हूं कि वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले खुद को समझ तो ले कि उन्हें करना क्या है। उनके यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी हम इंतजार करेंगे, पर स्वागत है। और सुजाता जी, आप क्या कहेंगी कि आप कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं कोई चेहरा तलाश कर पा रही है? देखिए, हम तो अपने देश के संविधान पे और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, और अगर हम किसी चेहरे पे जाके लड़ना ही होता तो हम चेहरा डिक्लेयर कर देते। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो वही होता कि जो आज हो रहा है कि लोग काम नहीं करते, विधायकों की जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। हम सामूहिक रूप से चुनाव में जा रहे हैं। हरि पाठक जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुजाता पाल जी ने जो कहा कि हम संविधान के अनुसार और इस पे विश्वास नहीं करते, विधायकों इस पे जो भी उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा तो अभी पूरी तरह से घोषित हम लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन ये है कि हमारी पार्टी में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होता है तो अंदरूनी लड़ाई नहीं होती है। इनके यहाँ तो कांग्रेस का भी हाल इतना ज्यादा खराब चल रहा है। अगर ये चेहरा घोषित कर देंगे तो जो गुटबाजी अभी अंदर बैठ के होती है, बाहर गुटबाजी शुरू हो जाती है। अगर प्रीतम सिंह जी हैं, हरीश रावत जी हैं, तो बाहर इनके कार्यकर्ता कोई हरीश रावत जिंदाबाद, तो कोई उसी के बगल में खड़े होकर प्रीतम सिंह जिंदाबाद, तो कोई गोदियाल जी जिंदाबाद।
मतलब गुट का बोलते हैं। हमारी तरह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। तो इस गुटबाजी को देखते हुए ये अगर अभी चेहरा घोषित हो जाएगा तो ये जो थोड़ा बहुत सोच भी रहे कि एक आध गिनी चुनी सीट इनको मिल भी सकती है, तो जैसे ही गुटबाजी शुरू हो जाएगी वैसे तो वो भी नहीं रह जाएगा। और मार धाड़ खींचा खिंचंगल सीसा टूट टाट ये सब इनके कांग्रेस कार्यालय में पहले क्या नाम है उनका जो काफी बुरी तरह से हारे भी थे वहां पे विकास नगर में पचवादून में, मैं प्रभारी रही थी तो उनके उसमें चुनाव में जाती थी मुन्ना सिंह चौहान जी के। हाँ कोई है आरेंद्र शर्मा जी, आरेंद्र शर्मा जी को जब टिकट नहीं मिला था तो कांग्रेस कार्यालय में जम के जो नहीं कहा जा सकता शीशे की तोड़ फोड़ लात घुसे लाठी डंडे सब चले थे। और उसके बाद आरेंद्र शर्मा जी आते और कहते कार्यकर्ताओं ने ये बहुत गलत किया, जिसमें वो जिस समय टूट फूट हो रही थी वो वहां मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत गलत किया। तो गुटबाजी वाली सरकार जहां पर होती है ना वहां पर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ही अभी घोषित कर देंगे तो पूरी इनकी लूटी हुई डूबिया पानी के अंदर तक डूब जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। सुजाता पॉल जी, क्या ये स्थिति है कि अगर चेहरा घोषित किया तो लुटिया डूब जाएगी? जिंदाबाद नहीं कहा जाता है, हरीश रावत जी जिंदाबाद। और जो पुरानी वो स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी काफी अच्छी सशक्त महिला थी, उनके लिए भी कहा जाता था इंद्रेश। मैं आऊंगा हनी पाठक जी और आपके सवाल का जवाब भी लूंगा सुजाता जी से। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपका शॉर्ट बीजेपी टेंशन नॉट, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और सीधे इस वक्त चलते हैं गजेंद्र रावत, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी इस वक्त हमारे साथ है। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में जो सियासी गर्मी बढ़ी हुई है और चेहरों का जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने कर्नल गोदयाल के चेहरे को आगे रख दिया है, वहीं कई जगहों पर अब जिससे कह सकते हैं चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप गजेंद्र जी? दरअसल जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल का नाम अनाउंस किया है,
उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इस मामले में पीछे हैं, और पीछे आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और उस चेहरे की लड़ाई में उनके 3 चेहरे बदल गए हैं। और जिस प्रचंड बहुमत की जो सरकार उनको स्टेट में काम करने के लिए मिली थी, तो पहले त्रिवेंद्र रावत का चेहरा 4 साल तक चलता रहा, फिर अगले जो है 115 दिन तक तीरथ सिंह रावत का चेहरा चलता रहा, आजकल पुष्कर सिंह धामी का है। और इस बात को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, या फिर वो आने वाले वक्त में बताएंगे कि नहीं, हम तो जो है कांग्रेस की तरह सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रदेश में 2 बार ऐसा हुआ है जब चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा गया। आपको ध्यान होगा कि एक बार नारा दिया गया था 2012 के इलेक्शन में, खंडूड़ी है जरूरी, तो वो खंडूड़ी है जरूरी का नारा पूरी तरह फ्लॉप हुआ और खंडूड़ी जी खुद भी चुनाव हार गए, और वो 2 बार मुख्यमंत्री थे तो वो नहीं चल पाए। अगली बार 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस ने चेहरा दिया था हरीश रावत का, और हरीश रावत भी चुनाव हार गए। तो वो चेहरे की राजनीति वहां उन दोनों की तो चली नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने जिस अंदाज में एक आर्मी बैकग्राउंड से लाकर कर्नल कोठियाल को अनाउंस किया, तो और जो रोड शो हुआ है, और जो बात आज ये देखने को मिली कि एक वो तीसरा मोर्चा जो अभी तक इस प्रदेश में एक कमी रही है कि क्या भाजपा और कांग्रेस की जो बारी बारी से सरकारें बनी हैं, पिछले 4 विधानसभा चुनाव में, पहले कांग्रेस की बनी, फिर भाजपा की, फिर कांग्रेस की, और फिर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो उसमें यह था कि क्या कोई तीसरा मोर्चा इस प्रदेश में एक्टिव हो सकता है या सरकार आ सकती है। तो ये भी था कि आखिरकार वो कौन क्षेत्रीय दल हो सकता है, क्या हो सकता है। जिस अंदाज में आज केजरीवाल की पार्टी ने इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति के माल्यार्पण से अपना रोड शो शुरू किया, वो दर्शाता है कि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उत्तराखंड बनने से कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जो स्पेस यूकेडी 2022 के इलेक्शन को लेकर ढूंढ रही थी, उन्होंने उसे भी ग्रैब करने की कोशिश की है। और केजरीवाल ने जिस प्रकार उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है, तो वो एक इतना बड़ा आप उसको मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं कि जो लोग केजरीवाल को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे थे, और जो लोग उनके बारे में ये प्रचारित कर रहे थे कि ये मुसलमानों को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया से और लेके आप उनके देख सकते हैं किस तरह की उनके बारे में बात हुई है। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने किए। तो जो ये था कि सबसे पहले ये अनाउंस कर दिया कि हमारी तरफ से सीएम का फेस ये, तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रेशर क्रिएट कर दिया कि अब आपको भी अपना चेहरा बताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बताते तो आप इसमें जो है असमंजस की स्थिति में रहेंगे। और दूसरा, उन्होंने जो आध्यात्मिक राजधानी की बात कही है, तो आध्यात्मिक राजधानी का सवाल भी अब भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड है, जिसके भरोसे वो आज जीवित हैं या राजनीति कर रहे हैं, उसको भी जो है बड़ा धक्का लगा है। और देखना है कि अब इसके बाद जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की जो कांग्रेस की गजेंद्र जी, कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं आप, चेहरे को लेकर जो वहां पर मंथन चल रहा है उसके बारे में बताएं। जो वर्तमान में स्थिति इनकी चल रही है जी गजेंद्र जी, कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं, चेहरे को लेकर जो मंथन चल रहा है कांग्रेस में? आखिर क्या वजह है गजेंद्र जी जो कांग्रेस अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है चेहरा? जी मैं कह रहा हूं आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस अभी तक चेहरा साफ नहीं कर पाई है चुनाव को लेकर? दरअसल होता क्या है कि पत्रकारिता ये कहती है कि जब से गोदी मीडिया का दौर भी हुआ है, एक बड़ी बात देखने को मिली कि जो ये दौर है पत्रकारिता का, वो सरकार से सवाल नहीं पूछता, वो सत्ताधारी दल से सवाल नहीं पूछता। आज कोई भारतीय जनता पार्टी को यह पूछने वाला नहीं है कि आप पुष्कर सिंह धामी का नाम अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई उनको यह पूछने वाला नहीं कि आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को किस घोटाले के कारण हटाया, आपने तीरथ सिंह रावत को किस पाप के कारण हटाया। तो ये जो पत्रकारिता के ऊपर सवाल खड़े हुए इसलिए भी है कि आप ये नहीं बोल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी का नाम क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का क्यों नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि इन दोनों दलों में आज जो मारा काटी मची हुई है, जो बार बार सत्ता परिवर्तन की, एक बार बीजेपी वालों की बारी आएगी, एक बार कांग्रेस की बारी आएगी, ये इस ट्रेंड के भरोसे बैठेगी कि उत्तराखंड की जो जनता है बारी बारी से जिस प्रकार बदल बदल कर इनको सत्ता सौंपती आई है, और इस बीच में जो तीसरा विकल्प सामने आया है, तो उस विकल्प के रूप में ही, हालांकि जो यूकेडी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो कुछ करेंगे,
लेकिन वो भी आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि अगर उनको कभी कुछ मौका मिलता है कि वो किसके फेस पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस मामले में जो बीजेपी भी स्पष्ट नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कह रही है। इनके कुछ दिन पहले वो प्रदेश प्रभारी मिस्टर गौतम आए थे, उन्होंने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में लड़ेंगे। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के नाम लेने से बचे, अगले दिन उन्होंने फिर सफाई देने की नौबत आ गई। और कांग्रेस पार्टी तो खुद ही कह रही कि हम किसी के फेस पे नहीं लड़ेंगे। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई कि स्टेट में 2 बार चेहरों पे चुनाव लड़ा गया, एक बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी, अगली बार कांग्रेस लड़ी, लेकिन दोनों बार ये चेहरों के नाम पर जो है इनको जो है हार का सामना करना पड़ा। शायद ये इसीलिए दोनों पार्टियां बच रही हैं। ठीक है, तो बड़ी बात गजेंद्र जी ने साफ तौर पे कही और कई अहम मुद्दों को जिसे कह सकते हैं वो छुआ भी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेहरों को लेकर घमासान है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने तो चेहरा साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में चेहरे को लेकर कश्मकश और मंथन अभी भी बरकरार है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हनी पाठक इस वक्त जुड़ी हुई है। हनी पाठक जी, आखिर क्या वजह है कि लगातार उत्तराखंड में हमने देखा कि बीजेपी ने चेहरे बदले और अभी भी एक चेहरा ऐसा नहीं चुन के सामने आया जिसको लेकर जिसे कह सकते हैं आगे चुनाव लड़ा जाएगा। ये स्थिति अभी तक साफ क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का चेहरा बदलने के बाद जब तीरथ जी को बनाया गया था, उनका चेहरा इसलिए बदला गया था क्योंकि संवैधानिक संकट था। 1 साल के अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है, जो नहीं लड़ पाए उसकी वजह से इसको रद्द करा, इनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया। इससे पहले भी मैंने आपके डिबेट में इस चीज को बता दिया कि संविधान के आर्टिकल 164A का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होता है। आर्टिकल 151A कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय हो तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। इस कारण तीरथ जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद धामी जी का चेहरा लाया गया।
और रही बात मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो मैंने अभी शुरुआत में ही जब सुजाता पॉल जी से डिबेट हो रही थी मेरा जिरा, तो ये बात मैंने साफ कह दी थी कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य अपने आप में मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य जो बात करता है वो एकदम अपने जनता की बात करता है, एक अपने हित की बात नहीं करता है। और दूसरी बात जो अभी आम आदमी पार्टी के चेहरे की हो रही है, तो मैं एक बात आपसे पूछना भी चाहूंगी, कहना भी चाहूंगी। कर्नल कोठियाल, चेहरा त्रिशाली जी सही है ना, नाम सही है ना, कर्नल कोठियाल। कर्नल का नाम आते ही, मेजर का नाम आते ही, सूबेदार का नाम आते ही, आगे पर्सन के नीचे पोस्ट से लेके ऊपर तक की पोस्ट का नाम आते ही हम लोगों के मन में एक भावना जगती है, देशभक्ति की। मैं सही कह रही हूँ त्रिशाली जी? एक देशभक्ति की भावना जगती है। सैल्यूट। ठीक है, मैं आऊंगा हनी पाठक आपके पास। सुजाता पॉल, आपने जो सुना, जो बात हनी पाठक ने थोड़ी देर पहले कही थी, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब दें। उनका कहना है कि अगर आपके यहाँ चेहरे को लेकर मंथन हुआ तो समझो लुटिया डूब गई। ये जाएगा कि मैं कोठियाल जी के समर्थन में हूँ, उस बात को मेरी पूरा होने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा नवीन प्रशाली जी से जवाब लूंगा। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। सुजाता जी जवाब दें। मैं उस बात को काटने के लिए आगे बात कह रही हूँ। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर एक पार्टी का हर एक व्यक्ति करता है, ठीक है। कर्नल कोठियाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं, लेकिन 15 अगस्त 2021 को पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रभारी सतीश शर्मा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, जिसकी लिखित सूचना हर किसी को दी गई, हर पदाधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई भी इसके प्रति कार्यवाही नहीं की गई। तो जो व्यक्ति की पार्टी, जिस पार्टी में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, वो किसी कर्नल कोठियाल जी को कहते हैं कि ये हमारे आगे के मुख्यमंत्री होंगे, तो ये सरासर गलत है। किस आधार अपमान क्या किया है ये तो बता दीजिए। मेरे पास लिखित लेटर है, मेरे पास लिखित लेटर है। रविंद्र पडियार जी, जो आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रविंद्र पडियार, रविंद्र पडियार जी भारतीय जनता पार्टी से। त्रिशाली जी संयम रखिए, मैं लेटर दिखा रही हूँ, कृपया कैमरे को जूम करके इस लेटर को दिखाया जाए। लेटर दिखा रही हूँ, मैं पूरी बात वही कह रही हूँ। त्रिशाली जी, आप में धैर्य नहीं है, आप किस प्रकार से जनता की बात रखेंगे? जनता में आप किस प्रकार से आएंगे? जनता में आप किस तरह से आएंगे? ये है, मेरे पास लेटर है, मेरे पास लेटर है, जूम करके कैमरा दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। अरे त्रिशाली जी, क्यों नासमझ हरकतें कर रहे हैं डिबेट में? क्यों नासमझों वाली हरकतें कर रहे हैं आप डिबेट में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसके बाद रविंद्र पडियार जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, आम आदमी पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। किस तारीख को? ये आपकी साजिश है। फालतू बातें मत करिए, आप लोग कहीं टिकने वाले लोग नहीं है, आप लोग कहीं टिकने वाले लोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी के आगे, ठीक है। भारतीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। रुक जाइए, गजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। गजेंद्र जी बोलिए। अरे आप सपना मत देखिए। मैं आऊंगा हनी पाठक जी, आपकी बात आ गई है। नवीन प्रशाली आपकी बात है। गजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। गजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें। फ्री ना, कोई भी आप जीत नहीं सकते कहीं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। गजेंद्र जी, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान आपके पार्टी में, ये गजेंद्र रावत जी बोले ना तो मौका नहीं मिल पाएगा, जल्दी से बोलिए। बात नहीं कर रही, अरे ये बुद्धि आपकी। ठीक है, नवीन प्रशाली, हनी पाठक जी, मैं चाहूंगा रुकिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। गजेंद्र रावत जी कुछ कहना चाहते हैं। गजेंद्र रावत जी, इस पे क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के पीछे लगे कि हम लोग आप लोगों को कुछ समझते नहीं है। आप एकदम इस चीज को मत समझिए कि आम आदमी पार्टी कहीं टिकती है। हम लोगों के पास इतना सब टाइम नहीं है कि 4 लोगों की पार्टी के लिए हम लोग पीछे लगे। हनी पाठक जी, आपके अजय भट्ट जी आए थे, सारे पोस्टर लगे हुए थे। आज अरविंद केजरीवाल एंकर साहब, आप अपना दूसरा क्वेश्चन करें कृपया। ठीक है नवीन प्रशाली जी, ठीक है, मैं आऊंगा हनी पाठक जी आऊंगा। सुजाता
सुजाता जी भी काफी देर से बैठी हुई। सुजाता जी, हनी पाठक जी ने आपसे कहा था कि भाई अगर कांग्रेस मंथन करने लगी तो समझो लुटिया डूब गई, क्या कहेंगी इस पर? आप हैं क्या? ठीक है नवीन प्रशाली जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुजाता जी को भी सुन लेते। सुजाता जी बोलिए। आ रही मुझे बात है देखिए दोनों की मैं जवाब देना चाहती हूँ। अभी हनी पाठक जी बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी सशक्त पार्टी है, इनके अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अभी इनकी बातों से साफ है कि ये तो समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो बात हम हमेशा से कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही है। दूसरी बात ये मुझे बता दे कि अगर सब कुछ ठीक है तो अनिल बलूनी जी का घाट जो गुट है, उनके मुख्यमंत्री चेहरे, भगत सिंह कोश्यारी जी के मुख्यमंत्री चेहरे और तमाम तरह के TSR 1, TSR 2 और PSG। और अब देखिए कि TSR 1 ने जो काम किया उस पर मोहर लगाने के बजाय अब कह रहे हैं जी उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन हम बदलाव करेंगे जैसे देवस्थानम बोर्ड में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को ना बताए और कांग्रेस पार्टी से ले जाए हुए लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया, अपने कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व क्षमता नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार पहली बार ऐसी हुई उत्तराखंड में, मगर ये संभाल नहीं पाए सत्ता को ठीक प्रकार से। अब जहां तक बात आती है कर्नल कोठियाल की, तो कर्नल कोठियाल का मैं पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मतलब उनसे पूछा नहीं गया और डिक्लेयर कर दिया गया। नवीन प्रशाली जी ये बोलना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिए विजन अलग होगा। उत्तराखंड में दिल्ली लेके आएंगे क्या? दिल्ली देश की राजधानी है जहां बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और हमारे पहाड़ी क्षेत्र को क्या चीज जरूरत है वो देखने की बात है। अब देवस्थानम बोर्ड पे आपका क्या मत है? आपने ये नहीं बताया। अब भाई आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये नहीं बताते कि हमारे राज्य के एक बच्चे की हत्या होती है, उसके लिए क्या किया, उसके माता पिता तक आप पहुंचे। और विशाली जी, मैंने आपके बीच में तो बोला ही नहीं, मैं कोई अलग बातें नहीं करी। अरे आप मुझे क्या बताएंगे विशाली जी? आप उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की जनता का अपमान कर चुके हैं। सुजाता जी की जनता को कुत्तों समान बताया है, आपको शर्म नहीं आई? आपने जिस प्रकार से हमारी जनता का अपमान किया है, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी। सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे बात? आपने लोगों के बीच में बांटा, मगर वो कर्मकार बोर्ड के द्वारा खरीदा गया। पंडित पुरोहितों का अपमान आपने किया, जनता का अपमान आपने किया, दिलबर नेकी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और मुझे बता दीजिए, अजय कोठियाल क्या हर जगह से चुनाव लड़ेंगे? और आप भूल गए कि जब अजय कोठियाल जी ने पुनर्निर्माण का कार्य किया था तब मुख्यमंत्री कौन था? यही बता दे। ठीक है, देखिए एक एक करके बोलिए, सब एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा किस विषय पे बात चल रही है। अगर ऐसे सब बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इनकी आदत है। चेहरे से डर लग रहा है। ठीक, चुप हो जाते ही अकेले चिल्लाएंगे, जब चिल्ला लेंगे तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत हो गई है। ये या तो मेरे बीच में या आपके बीच में बोलेंगे, मैं और आप चुप हो जाते हैं, और ये अकेले जब चिल्ला लेंगे, जब बोलेंगे तब मैं और आप बोलेंगे। आप दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने इस उत्तराखंड की बर्बादी की है, आप बर्बाद इस बर्बादी। सुजाता जी कृपया चुप रहिएगा, जब ये कहेंगे कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तब हम लोग। ठीक है, मैं आऊंगा। आप सब एक साथ मत बोलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल तो साफ तौर पे कई ऐसे बातें हैं चेहरे को लेकर जिसे कह सकते हैं उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।
इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजेश भंडारी, विकासखंड वीरो खान, आप सब लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं उत्तराखंड के शहीदों को भी नमन करता हूं और जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने परिवार वालों को खोया हो, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन किया। आइए हम सब लोग कोरोना के इस दौर में, ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले टाइम में सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सावधानी बरतें और एक बेहतर शानदार उत्तराखंड के लिए काम करें। धन्यवाद। अलास्का रेजिडेंसी रुद्रपुर की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को 75वां स्वतंत्र दिवस एवं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैं नगर पंचायत दिनेशपुर के ओर से अपील करती हूँ कि सैनिटाइजर, मास्क और सावधानी से रहे और टीका अवश्य जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेहरे को लेकर जिसे कह सकते हैं मंथन चिंतन आम आदमी पार्टी का तो साफ तौर पे खत्म हो गया, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों को लेकर अभी मंथन लगातार जारी है। हमारे साथ गजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सुजाता पॉल के पास सीधे चलते। सुजाता जी, आखिर सीधा सवाल है, क्या वजह है जो कांग्रेस में अभी तक चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है? इसके बारे में सीधे तौर पे बताएं। देखिए सुजाता जी, पहले प्रशाली जी से आज्ञा ले लीजिए, फिर ये बीच में बोलेंगे। नहीं, ठीक है, प्रशाली जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नवीन प्रशाली जी बोलिएगा नहीं, सुजाता जी जवाब दें। मुख्यमंत्री चेहरा का मैं पहले भी कहा कि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं रहा। ये व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी ने तब बनाया जिस वक्त मोदी जी का चेहरा इन्होंने प्रोजेक्ट किया। लेकिन अब इस बात को समझिए कि जब जो बात गजेंद्र जी कह रहे थे, सही बात यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो जो आपका मुख्यमंत्री होता है उन्हीं के कामों पे आप आगे जाते हैं। और निश्चित तौर पे हरीश रावत जी के चेहरे पर हम चुनाव में गए, हम हारे, जनता जनार्दन है और उस वक्त मोदी जी के नाम पे लोग जो है वोट कर रहे थे। उस वक्त उनका बहुत जिसे कहते हैं सुनामी आई हुई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें आज की सरकार की, तो वो कौन से मुख्यमंत्री चेहरे पे जाएंगे? TSR 1, TSR 2 और अब पुष्कर सिंह धामी। लेकिन यहाँ पे इतनी गुटबाजी है कि TSR 1 के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अगर इनकी सरकार आती है। तो ये सपने बहुत अच्छे हैं देखने के लिए, लेकिन इस प्रकार से होगा नहीं। लेकिन जब आप सत्ता में है तो सत्ताधारी दल जो है उनका मुख्यमंत्री चेहरा ही चेहरा रहता है जब आप चुनाव में जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के काम आप दिखाते हैं। लेकिन जब आप हमारी बात करेंगे, हम विपक्ष में है, इसलिए ना तो हम अपने किसी नेता के कामों के ऊपर जा रहे हैं चुनाव पे,
पे क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारा हर नेता अपने क्षेत्र में काम करेगा, अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होगा और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा उनके क्षेत्र में। उसके बाद विधायक दल अपना नेता चुनेगा और उस पर मोहर लगाएगी हमारा केंद्रीय नेतृत्व। इसी प्रकार से चुनाव होते रहे हैं हमारे देश में और अब भी इसी को हम फॉलो करेंगे। जी ठीक है, मैं आऊंगा आनी पाठक से इसका जवाब लूंगा। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर। काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर ये विमान वापस लौटा है। आईटीबीपी के 100 जवान भी वापस लौटे हैं। दूतावास के अधिकारी और उनके परिवार भी लौटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। बड़ी खबर, हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान। और चलिए यहां पर रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त आपको गाजियाबाद से हम बताने जा रहे हैं। हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर। काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर यह विमान वापस लौटा है। आईटीबीपी के 100 जवान भी वापस लौटे हैं। दूतावास के अधिकारी भी वापस लौटे हैं और एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर इस वक्त हिंडन एयरबेस पहुंच चुका है। काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर ये वापस लौटा है। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान पे तालिबान ने हुकूमत कर ली है, लिहाजा वहाँ से तमाम देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं और भारत ने भी अपने जिसे कह सकते हैं नागरिकों को निकाल रहा है। दूतावास के अधिकारी, उनके परिवार भी लौटे हैं। काबुल से 150 भारतीयों को लेकर ये ग्लोबल मास्टर विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा है। इस वक्त आईटीबीपी पे 100 जवान भी इस वक्त पहुंचे हैं। दूतावास के
अधिकारी भी लौटे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन एयरबेस की, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। इंडियन एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर। काबुल से लौटा भारतीय विमान। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडियन एयरबेस भारतीय विमान पहुंचा है। काबुल से उड़ान भर के भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर इस वक्त पहुंच गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि थोड़ी देर बाद लोग जब बाहर आएंगे तो मीडिया के लोग भी हैं, सवाल उनसे पूछे जाएंगे आखिर क्या कुछ तालिबान में या यूं कि अफ़गानिस्तान में हो रहा है, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है और तमाम देश अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं। और इस कड़ी में इस वक्त लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूतावास के अधिकारी, उनके परिवार जिसे कह सकते हैं, वापस लौटे हैं। इंडियन एयरबेस भारतीय विमान ग्लोबल मास्टर इस वक्त पहुंचा है काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से, जहां पर काबुल से लौटे 150 भारतीय इंडियन एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान। दूतावास के अधिकारी और उनके परिवार भी लौटे। गाजियाबाद से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर है, इंडियन एयरबेस उतरा C-17 विमान। अब से कुछ ही देर पहले इंडियन एयरबेस पर C-17 विमान उतरा है। और आपको ये भी बता दें, काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लेकर ये विमान लौटा है C-17 ग्लोबल मास्टर। ITBP के 100 जवान भी वापस लौटे। गाजियाबाद से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर वापस लौटा है। तो लाइव तस्वीरें गाजियाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम चेहरे को लेकर बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए और गजेंद्र रावत के पास सीधे चलते हैं। गजेंद्र रावत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ भैया। गजेंद्र रावत जी, हाँ गजेंद्र रावत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? गजेंद्र रावत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ गजेंद्र रावत जी, आम आदमी पार्टी ने चेहरे का तो ऐलान कर दिया, लेकिन चुनौतियां क्या हैं उनके सामने जो मुंह बाए खड़ी हैं? उनके सामने चुनौती सबसे बड़ी यह है कि उनको अपने पार्टी के संगठन का विस्तार करना पड़ेगा। उनका अभी बूथ स्तर पे जो कौन कार्यकर्ता होगा, कौन उनका मंडल अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, इस तरह की कोई अभी बड़ी रूपरेखा इसमें नहीं है। और आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ चेहरा लेकर आई है और जिस अंदाज में चेहरा लाए हैं वो दिल्ली वाला फार्मूला अपना रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने वहां केजरीवाल को चेहरा घोषित किया था, उसके बाद बाकायदा वो जो है उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े, लगातार उनको हराने का काम किया। तो शायद यही फार्मूला वो अपनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन चुनौती ये है कि अगर उनके पास जो फार्मूले भी है या जो काम है, जब तक आपके पास टीम नहीं होगी, आपके पास जो उत्तराखंड जो दूरस्थ जो इसकी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एक मतलब 70 विधानसभाओं तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी जो है कार्यकर्ताओं की फौज आपको चाहिए होती है। जब तक वो नहीं होगा तो सिर्फ ये टीवी पे विज्ञापनों से, अखबारों में बड़े विज्ञापनों से या केजरीवाल ठीक है गजेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास।
सीधे हनी पाठक के पास। हनी पाठक, चेहरे को लेकर मैंने जैसा कि सवाल थोड़ी देर पहले किया था, आपने कहा था कि क्योंकि आप ही के यहाँ एक नेता कह रहा है कि भाई हम सामूहिक चुनाव लड़ेंगे और एक कह रहे हैं कि नहीं हम धामी ही चेहरा होंगे, क्या जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो सकता है कुछ दिनों में? हेलो हनी पाठक जी। जी, आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया, रावत जी बोल रहे थे, उनकी बात सुन रही थी मैं। हनी पाठक जी, नवीन प्रशाली जी क्या कहेंगे भाई, क्या दिल्ली का मॉडल यहाँ पे काम करेगा? कि ऐसा है ना, मैं आम आदमी पार्टी को कुछ समझती नवीन प्रशाली जी, दिल्ली का मॉडल क्या उत्तराखंड में काम करेगा? कि एक मुख्यमंत्री का चयन करने से सब कुछ नहीं होता है। बूथ स्थिर, देखो प्रशाली जी बोलने को हुए, ये बोले और मैं लीव करी। ठीक है, चलिए, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन प्रशाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में चेहरे को लेकर तस्वीर आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति अभी वैसी बनी हुई है। फिलहाल चेहरा कौन होगा, किसको आगे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।